दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज के जो वीडियो है ये क्लास 12 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो फिजिक्स है उसके 26 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ देखने वाले हैं। दोस्तों ये जो 26 क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 2-2 नंबर वाले प्रश्न में आएंगे और मैं 100% गारंटी देता हूं दोस्तों कि इन 2600 प्रश्न में से अधिकांश प्रश्न आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाते हो तो जो आपका फिजिक्स का पेपर में जो 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा 100% का गारंटी है। बस इनको आपको तैयार कर लेना है, ये पूरे बुक के हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इनको हम आंसर के साथ देखते हैं। इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स की नहीं सारे विषय की तैयारी लगातार कराई जा रही है। और दोस्तों अगर आप चाहते कि मैं ट्रिक वाला वीडियो लेके आऊं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ में आप अगर 10वीं क्लास के स्टूडेंट है तो हमारे सेकंड चैनल पर चले जाइएगा। तो चलिए फटाफट 2600 क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो है कि लारेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के दृष्टि से, और ये अक्सर 2 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले साल भी ये 2-3 सेट में आ चुका है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे आसानी पूर्वक समझते हैं कि जो लारेंज बल है वो क्या है और इसका वेक्टर रूप क्या है। देखिए जब गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, इसे लारेंज बल कहते हैं या जिसे लारेंज बल कहते हैं। ये कह रहे हैं ना कि आपके पास कोई चुंबक क्षेत्र, में आपको इस पर समझाता हूं। आपके पास यहां पर कोई चुंबक क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें कोई आवेश यानी कि Q, कोई आवेश गतिमान कर रहा है यानी गति कर रहा है कोई आवेश, तब इस जो क्षेत्र है इस पर बल लगता है और इसी बल को हम लारेंज बल कहते हैं। फिर से समझाऊं, कोई आपके पास क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोई आवेश गति कर रहा है और इस गति के कारण इस क्षेत्र में कोई बल लग रहा है, इसे हम लारेंज बल कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, आगे है इसका वेक्टर देख लीजिए, इसका सूत्र देख लीजिए, A बराबर क्यू बी साइन थीटा। Q क्या है बच्चों, Q आवेश है, B क्या है जो गतिमान आवेश कर रहा है, जो गति कर रहा है वो है। ठीक है, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा तो आप जानते हैं। इसका वेक्टर रूप लिखने के लिए कह रहे थे, वेक्टर रूप लिखेंगे F वेक्टर बराबर Q ब्रैकेट B वेक्टर गुणे B वेक्टर। ठीक है, इतना अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आते हैं तो 100% आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। साथ में सूत्र लिख दीजिएगा, साथ में वेक्टर रूप भी आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं इसी प्रकार आसानी पूर्वक से। दूसरा प्रश्न है वो देखिए, विद्युत दीर्घ आघूर्ण की परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ये पिछले साल में पूछा गया था और ये आपके पहले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो कैसे आपको आंसर देना है जिससे आपको फुल में फुल नंबर मिले, ध्यान दीजिएगा। लिखेगा कि दो विपरीत आवेश में एक आवेश का परिणाम तथा इनके बीच की अलपतम दूरी के गुणनफल को विद्युत दीर्घ आघूर्ण कहते हैं। यानी ये कह रहा है कि आपके पास कोई 2 आवेश है, क्या है, आपके पास कोई 2 आवेश है, विपरीत आवेश है, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है, और जो इनकी बीच की दूरी है आप कुछ भी मान लीजिए, इनकी जो बीच की दूरी है यहां से यहां तक कुछ भी मान लीजिए, यहां से L मान लीजिए, यहां से भी L मान लीजिए, तो इनकी जो बीच की दूरी है गुणनफल में है, यानी कि यहां से यहां की दूरी 2L में है। अब इसे विद्युत दीर्घ आघूर्ण कहते हैं। बस आपको इतना लिख देना है, लिखने के बाद एक डायग्राम बना देना है जो मैंने यहां पर बनाया है। ठीक है, आगे देखिए इसका मात्रक लिख दीजिएगा कूलम माइनस मीटर, इसका बीमा बोल रहे थे, बीमा लिख लीजिएगा LTA। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर Q गुणे 2L। Q क्या है बच्चों, Q एक आवेश है, जो आपके ये दोनों आवेश हैं। 2L क्या है, इनके बीच की दूरी है। बस अगर आप इतना लिख देते हैं तो 100% आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए हम तीसरा प्रश्न उसे भी देख लेते हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो है कि आवेश का रेखीय घनत्व से आप क्या समझते हैं, या पूछ देगा कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। ठीक है, तो आप लोग लिखना है आपको डायरेक्ट कि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। चालक मतलब क्या होता है, जिस पदार्थ से जो विद्युत धारा वो आसानी से प्रवाह हो सके वो चालक कहलाता है। तो ये कह रहा है, चलिए आपको मैं समझाता हूं डायग्राम बना के। देखिए ये कह रहा है कि आपके पास कोई चालक है, चलिए हम कोई चालक ले लेते हैं, यहां पर कोई हमारे पास कोई चालक है, तो हमने एक चालक ले लिया। ठीक है, अब इस चालक के प्रति एकांक लंबाई पर, यानी कि जो ये लंबाई है इसका
प्रति हर जगह जो आवेश है, यानी कि इस पर पूरा क्या है, आवेश है, इसमें जो भी आवेश है ना, इसी के मात्रा को हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। कोई चालक है, उसके ऊपर जितने भी आवेश हैं, इनके मात्रा को ही हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे L। Q क्या है, आवेश से, L क्या है, प्रति एकांक लंबाई है। इसका मात्रक भी लिख लीजिएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, 4 नंबर प्रश्न है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, या आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन है, तो आंसर कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। वही बात कह रहा है, आपके पास कोई चालक है, रुकिए 1 मिनट पेपर ले लूं मैं। कोई आपके पास क्या, एक कोई चालक है, वही बात है, कोई चालक है, इसके लंबाई पर नहीं, इसके प्रति जगह क्षेत्रफल में, यानी कि जो ये पूरा क्षेत्रफल घेर रहा है, इसके पूरे क्षेत्रफल में जो आवेश उत्पन्न है, इसी के मात्रा को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटे A। Q क्या है बच्चों, आवेश है, A क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q का कूलम, A का यानी कि क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर स्क्वायर। आया कि नहीं समझ में, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा 5 नंबर प्रश्न है, उसे भी समझ लेते हैं और देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं मालूम है उसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों जो हमारा 5 नंबर प्रश्न है उसे देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका तो बीबीआई इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपके इस बार मॉडल पेपर में भी आया था। ठीक है, देखिए अगर ये आता है तो आप कैसे लिखेगा कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश या अनुदिशा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का μ0 गुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना लिख देने के बाद आपको ये सूत्र लिख देना है, और इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना में ही आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक 80 लोगों प्रश्न को कंप्लीट नहीं किया है, फिजिक्स का जो 1-1 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, उनको अगर कंप्लीट करना है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में 100 मैंने क्वेश्चन बताए हैं। अगर उन 100 क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके जाते हो तो उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज की इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न क्लियर कर रहे हैं, कल हम लोग 3 नंबर वाले, और उसके बाद न्यूमेरिकल, उसके बाद डेरिवेशन, ये सारे प्रश्न हम लोग सॉल्व करके ही अपने एग्जाम में जाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर डेली कंटेंट अच्छी तरह से आती है। ठीक है, देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, इनके गुण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आंसर लिखेगा कि ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, अब इसका गुण भी बोल रहा है भाई, तो गुण भी हम लिख देते हैं। गुण आपको बस 3 लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना है। एक लिख दीजिएगा कि तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं। दूसरा लिख दीजिएगा कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा लिख दीजिएगा कि इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है। बस इतना आपको लिख देना है, 2 नंबर आपका है। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, चलिए आंसर लिखेगा कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फलपथ ग्रांथिकाओं के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, तब यह आपका स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा कहलाएगा। ठीक है, मात्रक बोल रहे तो मात्रक इसका हो जाएगा हेनरी। इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, L बराबर E बटे डेल्टा I बटे डेल्टा T। ठीक है, इतना आपका क्लियर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं आसानी पूर्वक, इससे भी आसानी पूर्वक। जो 8 नंबर प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए दोस्तों, मैं न्यूमेरिकल तो इस वीडियो में सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको तो मालूम है कि मैं हर टॉपिक के लिए एक वीडियो लेके आता हूं। एक मैं 80 लोगों को क्लियर कराया था 100 क्वेश्चन बता के। इस वीडियो में आप लोगों का 2 नंबर वाला प्रश्न क्लियर करा रहा हूं। अगली वीडियो में आप लोगों का 3 नंबर वाला प्रश्न क्लियर कराऊंगा, फिर अगली वीडियो में 4 नंबर वाला। उसके बाद जो वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल का आएगा और डेरिवेशन का आएगा। तो जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो आएगा ना, उसमें सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे, जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं, जो 4 नंबर पूछे जाते हैं, सारे न्यूमेरिकल में क्लियर कर दूंगा। लेकिन इसमें फर्ज बनता है मेरा कि जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं बता दूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे मैं आपको बता दूं। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल बिंदु जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश को संतुलित कर सके। यह आपके क्वेश्चन बॉक्स से मैंने लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं। देखिए आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे
सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि आपके न्यूमेरिकल में दिया क्या क्या चीज है। तो यहाँ पर देखिएंगे तो द्रव्यमान दिया है 0.001 यानी कि m का मान दिया है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यानी आवेश का मान दिया है 3 इलेक्ट्रॉन आवेश, और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कहा जा रहा है। तो E बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, E बराबर होता है F बटा Q। अब बताइए F का मान यहां पर आप mg लिख सकते हैं, mg बटे Q। तो mg का तो मान हमारा दिया ही है 0.001 और यहां पर आपका Q का मान दिया ही है 3 इलेक्ट्रॉन आवेश। इस पर मान रख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, जब न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा तो आप लोगों का पूरा न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है कि एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बड़ा चुंबकीय क्षेत्र में 0.30 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है पर 4.5 गुणे 10 के पावर -2 इलेक्ट्रॉन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इससे मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व भी करा दिया है। तो जब आप वो वीडियो देखेंगे 100 जो 100 एक नंबर वाले प्रश्न मैंने बताया कि जब वो वीडियो आप देखेंगे तो ये भी वहां पर क्लियर हो जाएगा, और नहीं तो जब न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा तो ये आपका लोका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे जो 10 नंबर प्रश्न है वो देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आंसर लिखिएगा कि एक दूसरे के पास रखी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में फलकस क्रांतिकाओं का संख्या बराबर होता है, ठीक है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा जैसे मैंने अभी बताया, फिर से पढ़ के समझा देता हूं। देखिए एक दूसरे के पास यानी दो कुंडलियां वो एक दूसरे के पास रखी हुई हैं, उनके बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में फलकस ग्रंथियों की संख्या बराबर होते हैं, यानी कि जो आपका जो दोनों कुंडलियां उनके जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो द्वितीय कुंडली के फलकस ग्रंथियों के बराबर है, ठीक है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इतना आप लिख दीजिएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसका आप लोग सूत्र लिख दीजिएगा, m बराबर E2 बटे डेल्टा I बटे डेल्टा T। डेल्टा अगर I और डेल्टा T का मान अगर आप एक रख देंगे तो m बराबर हो जाएगा E2, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है कि लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का सूत्र क्या हो जाएगा अपवर्तन के लिए, x1 इंटू x2 बराबर f1 इंटू f2। x1 क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है, तो x2 क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी हो जाएगा, लिख लीजिएगा। चलिए हम 12 नंबर जो प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। तो जो 12 नंबर प्रश्न उसे देखिए, यह है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए n बराबर हो जाएगा साइन ब्रैकेट a प्लस sm बटे 2 ब्रैकेट बंद बटे में साइन a बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो a है वो क्या है, प्रिज्म कोण है, n क्या है अपवर्तनांक है, sm जो दिख रहा है ये क्या है बच्चों, ये अल्पतम विचलन कोण है, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है कि दूरदर्शी विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है या इसके क्षमता के बारे में लिखिए। इस प्रकार आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग लिखिएगा कि दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्तित वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को ही दूरदर्शी विभेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। सूत्र लिखिएगा विभेदन बराबर 1 बटे विभेदन सीमा, और इसे ही आप लिख सकते हैं बराबर d बटे 1.22 लैम्डा, ठीक है। इतना अगर आप लिख देते हैं फुल नंबर आपको मिल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों जो हमारा 14 नंबर प्रश्न है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न उसे देखिए, लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का द्वितीय फोकस कहते हैं, ठीक है। फिर से पढ़िए, मुख्य अक्ष के समांतर, जो आपका मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के पश्चात बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु की द्वितीय फोकस होती है या कहलाती है या कहते हैं। इतना आप लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों जो हमारा 15 नंबर प्रश्न है उसे भी देखते हैं और उसे भी आप नोटबुक पर नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों जो 15 नंबर प्रश्न उसे देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर आपके सामने है, यानी कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है और इसी घटना को हम व्युत्कीकरण कहते हैं। ये थोड़ा राइटिंग खराब है क्योंकि इसमें 2 बार चलाया गया है, आप देख सकते हो नया नया पेन था तो
एक बार में हल्का चल रहा था तो उस पर 2-2 बार चलाया गया है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। इतना आंसर आपको लिखना है, ज्यादा नहीं है, बस 1 से 2 बार रटेंगे, आराम से याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जो हमारा 16 नंबर प्रश्न है उसे देखिए। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। अभी हमने समझा कि जो प्रकाश व्यतिकरण वो क्या होता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि प्रकाश व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। तो 3 आप लोग लिख दीजिएगा, काफी हो जाएगा। दोनों सूत्र एक दूसरे के निकट होने चाहिए। ठीक है, दोनों सूत्र सकीर्ण होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरंगे के आयाम बराबर होने चाहिए। वही बात है जो आपने परिभाषा में से लिखा, उसमें से छोटा छोटा पार्ट करके आप यहां पर लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। जो 17 नंबर प्रश्न है उसे देखिए। देहली आवर्ती तथा कार्यफलन से क्या तात्पर्य या क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो देखिए, देहली आवर्ती क्या होता है कि किसी धातु के सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे हम B0 से प्रदर्शित करते हैं और इसे देहली आवर्ती कहते हैं। ठीक है, कार्यफलन क्या हो जाएगा कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के को बराबर निकालने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसी को हम कार्यफलन कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा, नंबर फिक्स है, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे हम। ठीक है, चलिए हम 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। जो 18 नंबर प्रश्न वो देखिए कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप भी जानते हैं कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो यूक्लियन यानी कि P+N को बंधे रखता है उसे नाभिक बल कहते हैं। क्या कह रहे हैं, इसके गुण भी लिखने के लिए कह रहा था, 3 गुण लिख दीजिएगा। यह बल आकर्षण बल होते हैं, यह बल अत्यंत तीव्र होते हैं, यह बल लघु पराश्रित के होते हैं। बस इतना लिख देना है, काम बन जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है कि P प्रकार का अर्धचालक कैसे बनते हैं। P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं P प्रकार के अर्धचालक दिखा रहा हूं, इसके बाद में N प्रकार के अर्धचालक बनाना सिखाऊंगा। देखिए, जब शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलते हैं या को मिलाते हैं तो P प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ईजी है। उसी प्रकार जो हमारे 20 नंबर प्रश्न है वो है कि N प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं। तो देखिए, जब शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्यों को मिलाते हैं तो N प्रकार का अर्धचालक बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन से क्या समझते हैं। देखिए, 3 क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मैंने तीनों ही क्वेश्चन ले लिया है। देखिए, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूटन की बमबारी की जाती है तो वह 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है और इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जब नाभिक टूट जाता है, 2 भागों में बट जाता है, इसे ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं या कहते हैं, यहाँ पर करते लिख दीजिएगा, करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी कि जब दो नाभिक अगर एक दूसरे से मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, समझाइए या लिखिए, ये बोल सकता है। तो देखिए, किसी परमाणु की नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित यूक्लियन के द्रव्यमान के युग से कुछ कम होता है, इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी कोई नाभिक है, उसका जो भार है वो 10 है और जब आपने कहा वो 10 है, जब मैंने नापा तो उसका भार कितना है 8, तो जो इसका अंतर होगा, इसका अंतर क्या होगा 2 होगा, 10 में से 8 गया 2, और जो ये 2 है यही आपका द्रव्यमान क्षति है। ठीक है, यहाँ पर इसका सूत्र क्या हो जाएगा, लैम्डा m बराबर z गुणे mp प्लस a माइनस जेड mn ब्रैकेट बंद माइनस m। इतना सूत्र आप लोग लिख दीजिएगा, ये डिफिनीशन लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका है। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो 24 नंबर प्रश्न है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जो 24 नंबर प्रश्न है कि वो है फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आंसर लिखेगा कि फोटो डायोड की निर्माण के लिए एक पीएन संधि को एक कांच या प्लास्टिक की आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके, इसे फोटो डायोड कहते हैं। या फोटो डायोड में जो पीएन संधि डायोड होता है उसको हम संयोजित करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ा राइटिंग इसमें बेकार है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमने पेन लिया है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा
पूरा मतलब डार्क नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग दो बार ऐसे पे चला है जिससे आपको डार्कनेस दिख सके। ठीक है, देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पक्ष अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर दिखेगा कि पक्ष अभिनति की स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई ज्यादा हो जाती है तथा विभव परिचीर का मान बढ़ जाता है। बस इतना लिख देना है, काम बन जाएगा। क्या पूछ रहा है, प्रभाव ही ना पूछ रहा है, तो हमने तो बता दिया कि देखिए जब पश्चिम अभिनति की स्थिति में अवक्ष परत को मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रभाव पड़ता है। और जब विभव होता है उसका परिचय क्या हो जाता है, मान बढ़ जाता है, ये प्रभाव पड़ता है। बस इतना आपको लिख देना है। चलिए जो हमारा 26 नंबर प्रश्न है उसे देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। जो 26 नंबर प्रश्न उसे है, देखिए समविभव पृष्ठ की परिभाषा में विशेषता लिखी है। मैं पहले ही बताने वाला था लेकिन यहां पर कुछ गलत हो गया था, इसको मैंने फिर से लिखा और फिर आपके सामने लेके आया हूं। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा समझाऊंगा आपके पूरे दिमाग में ठोक डालूंगा। किसी विद्युत क्षेत्र में, कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। कोई आपके पास विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई पृष्ठ खींचा गया है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ खींचा है, देख सकते हैं आप, ये पृष्ठ है, ये जो हरा वाला दिख रहा है क्या है, एक मैंने हमने पृष्ठ खींचा है। इसके सभी बिंदु पर, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर जो, इसके सभी बिंदु पर जो विभव है वो समान है, इसे ही हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इसे हम ये आप चित्र बना देंगे तो आपको जो मास्टर होगा चेक करने वाला बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और आपको अच्छा नंबर देगा। अब इसका विशेषताएं भी लिख देते हैं भाई, जब बोला गया तो लिखेंगे ही। पहला लिख लीजिएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखिएगा कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। देखिए आप लंबवत है कि नहीं, ये कोई टेढ़ मेढ़ है नहीं ना, लंबवत है, इसे हम लिखना है। तीसरा कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। देखिए ये एक आपका पृष्ठ है और ये एक आपका पृष्ठ है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, नहीं काट रहे, ये अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, इसे आप लोग लिख दीजिएगा। अगर इतना लिख लेंगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 26 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो लघुत्तरीय जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं उसे हमने देखा, और हम फिर कल देखेंगे जो आपके 3 नंबर के प्रश्न आते हैं उसे देखेंगे। फिर हम लोग 4 नंबर वाले देखेंगे। कल ही हम लोग 3 और 4 नंबर दोनों प्रश्न कल ही हम वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद डेरिवेशन आपकी एग्जाम तक चलेगा, उसके बाद आपका फिजिक्स का काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा।